मैं विदेश से जब अपने देश इंडिया में आई तो अपनी मरी हुई दादी को देखकर बहुत ही अचंभित हो उठी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन वह क्या इस हालत में ऐसे कैसे पहुंच गई। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी में अगर नए हैं तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बतलाइएगा आप लोग को वॉइस स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम पूजा है। मैं अपने माँ बाप की एकलौती बेटी हूँ। मुझे मम्मी पापा मुझे विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिए थे। मैं विदेश में पढ़ रही थी, बहुत अच्छे से मेहनत कर रही थी। मेरी एक क्लासमेट थी, उसका नाम भी राधिका था। वह और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम दोनों तो इंडिया से ही विदेश में पढ़ने के लिए आए थे। वह भी अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उनके दो भाई थे, लेकिन मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। हर रक्षाबंधन में मुझे अपनी भाई की याद आती थी, इसलिए मैं उन्हें ही, उसके भाई को ही राखी बांध दिया करती थी। हम दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि हम दोनों अपनी सच्ची सगी बहन जैसे लगते थे। मेरे माता पिता अपने सास ससुर यानी कि पापा के मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखते थे। मैं फ़ोन पर ही अपने दादा दादी से वीडियो पर बात कर लिया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक ही मुझे विदेश से इंडिया जाने का प्रोग्राम मैं बना ली। मुझे बहुत मन कर रहा था, लेकिन फिर भी मम्मी पापा हरदम टाल दिया करते थे। कहते थे कि बस पूरा कोर्स करके ही आना, साल भर और रुक जाओ। फिर हरदम यही बात बनाकर बहाना कर दिया करते थे। लेकिन मुझे तो अपने घर आने का बहुत ही मन कर रहा था। इधर मम्मी पापा मेरे दादा दादी का बहुत ख्याल रख रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक एक दिन मुझे मम्मी पापा दादा दादी से बात ही नहीं करने दी। कही कि दादा दादी तो घूमने के लिए तीर्थ स्थलों पर गए हैं, उन्हें कुछ समय लगेगा। मैं भी अच्छा सोची कि चलो, दादा दादी तो कभी भी घर से बाहर निकले ही नहीं है। इस बार मम्मी पापा उन्हें बाहर घूमने के लिए भेज दिए। यही बहाने उनका बहुत मन लग जाया करेगा। मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मैं अब प्रोग्राम बना रही थी अपने घर जाने के लिए इंडिया, वे भी बिना मम्मी पापा को बतलाए। मैं एक दिन अचानक अपने दादा दादी को सरप्राइज देने के लिए सोची। मुझे लगा कि अब तो तीर्थ स्थल से घूमकर वे आ ही गए होंगे, क्योंकि उनसे बात किए मुझे 6 महीने करीब हो गया। मैं अपनी दोस्त राधिका के साथ ही इंडिया गई, लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा को खबर नहीं दी थी, इसलिए मैं राधिका के घर पर ही चली गई। मैं उसके घर पर ही कुछ दिन बिताई, क्योंकि वे भी मेरी बहन जैसी ही थी और उनके दोनों भाइयों को भी मैं अपना भाई ही समझती थी। उसके मम्मी पापा मुझे अपनी बेटी की तरह अच्छे से कुछ दिनों तक रखे। मैं करीब 1 सप्ताह तक उसके घर में रही और फिर सारी तैयारियों के साथ एकदम से मैं अपने घर पर फटाफट से आ टपकी। मुझे एकदम से एक बैग देखकर मेरे माता पिता बहुत हैरान हुए और चकित भी हुए। वे मुझे गले तो दूर, मुझे अंदर घर में भी बुलाए नहीं। मैं अचंभित हो गई। इतने सालों के बाद मैं आई हूँ, फिर भी मुझे अपने घर में एंट्री नहीं दे रहे हैं। वे मुझे कुछ बहाना से मुझे फार्म हाउस में ही रुकने के लिए बोल दिए कि तुम्हारे लिए अभी मुझे घर डेकोरेट करना है। मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। मैं फिर भी अपने मम्मी पापा को इग्नोर करते हुए अंदर जाने के लिए सोची। बोली कि क्या हो गया, मुझे दादा दादी से जल्दी से मिलना है। लेकिन वह कोई बहाना बनाकर मुझे फार्म हाउस में ही रोक दिए। मैं अपनी राधिका के साथ ही घर पर गई थी, इसलिए मैं और राधिका फिर से फार्म हाउस पे रुक गए। करीब 2 दिन हो गए, लेकिन मम्मी पापा मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। मैं फिर एक दिन सोची कि क्यों नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए मैं चुपके से अपने घर में एंट्री की। जैसे ही मैं घर में घुसी, उस घर का माहौल देखकर मैं डर गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत अजीब गरीब तरीके से सारा सामान इधर से उधर बिखेरा पड़ा था और ऐसे ऐसे सामान थे जो मुझे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं ये सब क्या था। मैं बहुत चीखी। इतनी जोरों से आवाज़ सुनकर मम्मी पापा अंदर आ गए और मुझे इस तरह से देखकर बोले कि क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं है, ये घर में पता नहीं चोर आ गया था, इसलिए इस प्रकार से इधर उधर सारा सामान छितरा गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खून के धब्बे भी थे चारों तरफ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। लेकिन मुझे किसी तरह से मम्मी पापा मुझे हौसला बनाए और मुझे शांत किए, पानी पिलाए। उसके बाद मैं अपने दादा दादी के बारे में पूछने लगी। तब मम्मी पापा बोले कि तुम्हारे दादा दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका तीर्थ यात्रा से आने के दौरान ही एक्सीडेंट हो गया और वे चल बसे, उनकी तो बॉडी भी नहीं मिल पाई।
मैं बहुत ही रोने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर मम्मी पापा मुझे शांत करवाए। मैं फिर सोची कि आप मुझे ये खबर आप बहुत पहले ही क्यों नहीं दी। दादा दादी तो बहुत पहले ही यहाँ से तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, लेकिन आप मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी। इस पर मेरे मम्मी पापा बोले कि तुम विदेश में थी, तुम दुखी हो जाती और इसलिए मैं वहाँ तुमको जानकारी नहीं दी, इसलिए मैं तुमको आने के लिए भी नहीं बोल रही थी। अभी भी मुझे लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि दादा दादी ऐसे हादसे के शिकार हो गए। मैं सारे न्यूज़ पेपर, सारे बस स्टैंड, जहाँ जहाँ से ये सब गाड़ियाँ आती हैं सभी की पता लगाई, लेकिन मुझे पता चला कि कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। फिर मेरे दादा दादी कैसे इस दुनिया से चल बसे। मैं मम्मी पापा से पूछना चाहिए, लेकिन फिर मैं नहीं पूछी। मैं सोची कि मुझे ही अब कुछ पता लगाना होगा। मैं अपने घर से राधिका के साथ निकल गई थी दादा दादी को खोजने के लिए, क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं विदेश से शहर आई थी इंडिया, तो उसी समय मैं एक झलक देखी थी दादा दादी जैसा। मुझे तो वे अपने दादा दादी ही लगे थे, इसलिए मैं फिर से अपने उसी जगह पर गई जहाँ से मैं यहाँ पर आई थी। वहाँ पर मैं हवाई अड्डा पर गई, वहाँ पर मुझे बहुत पता लगाई, लेकिन अचानक से यह क्या, एक बूढ़ा बुढ़िया मुझे जस्ट फिर वही नजर आए दादा दादी की तरह। मैं उनके समीप गई तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरे दादा दादी ही है। मैं उनके पास जाकर लिपट गई अभी भी, लेकिन मुझे मेरे आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे दादा दादी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं तो उनसे लिपट के रोने लगी और फिर वे मुझे पहचान कर मुझे भी गले से लगा लिए। फिर अपनी कहानी मुझे सारी बता दिए। वो बता रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें विदेश भेजने के बाद दूसरे दिन ही हम दोनों को घर से बाहर निकाल दी। वैसे तो तुम्हारे मम्मी पापा से हम दोनों को कभी भी पटा ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे रहते हुए मुझे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं हो रही थी। लेकिन जिस दिन तुम गई थी उस दिन तो हमें भूखे ही घर में रखा गया था और दूसरे दिन घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। हम उन दोनों पे बोझ लगते हैं। असल में हमारे से कुछ अब काम हो नहीं पाता है। यह उम्र हो गया है, 75-80 साल की उम्र में भला सही जवाब तो देगा ही। जब टाइम पे खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो तुम्हारे रहते हुए तो मुझे तुम्हारे सामने कुछ खाने पीने का हम दोनों को मिल ही जाता था। लेकिन तुम जब नहीं रहती थी, स्कूल जाती थी, तब पीठ पीछे तुम्हारी मम्मी हम दोनों को बहुत खरी खोटी सुनाती थी और घर का सारा काम भी करवाती थी। लेकिन जब तुम आती थी तो तुम्हें कानों में भनकना पड़े, इसलिए मुझे सावधान कर देती थी। लेकिन हद तो उस दिन हो गया जब तुम गई थी। हम दोनों खाने के इंतज़ार कर रहे थे कि अब मिलेगा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं आया। ऊपर से सारा घर का काम भी करवाई और रात में सूखी हुई रोटी, सुबह का सूखा हुई रोटी और दाल थमा दी। हम दोनों को तो खिला भी नहीं रहा था, दांत भी नहीं है कि हम कैसे खाते। किसी प्रकार से भूख लगी हुई थी, पेट को शांत करवाने के लिए तो हमें भोजन करना ही था। क्या करते, हम दोनों किसी प्रकार से दाल और पानी में फुलाकर रोटी को कैसे भी खाए। लेकिन सुबह होते हुए हमें हैरानी हो गई कि सुबह होते ही हम दोनों का बैग पैकिंग था और हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। करीब सुबह के 6 बज रहे होंगे। हम तो अभी विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि मेरा बेटा वहीं पर खड़ा सामने देख रहा था तुम्हारी मम्मी की ये करतूत और कुछ भी नहीं बोला। ऐसे कैसे बेटे बदल जाते हैं अपनी बीबी के आने के बाद, पता नहीं। उन्हें अपनी माँ का दूध का कर्ज भी याद नहीं रहता है। इतना पाल पोस कर बड़ा किए, इतना कुछ सहे है, पढ़ा लिखाए। जब हम तुम्हारे पापा जी जब छोटे थे तब हमारी स्थिति बहुत ही सिंपल थी, साधारण थे। लेकिन हम लोग का ख्याल था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा कुछ बनाएंगे। तुम्हारे पापा तो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। 3 वक्त के खाने के जगह पे बस 2 वक्त ही खाते थे और 1 वक्त का पैसा से तुम्हारे पिताजी को पढ़ा लिखा रहे थे। वे तो तुम्हारे पिता को याद ही नहीं होगा, इसलिए तो तुम्हारी माँ सामने से हमें डांट फटकार के घर से निकाल रही थी और तुम्हारा पिता देखते रह गया। बेटी, हम क्या कर सकते थे। अरे जब वो छोटा था तो हम लोग खुद खाना नहीं खाते थे, लेकिन उसे खिलाते थे, क्योंकि मेरा बेटा इकलौता है। उसे स्कूल
भेजते थे, क्योंकि पढ़ लिख कर जब बड़ा हो जाएगा तो हमारा दुख दर्द कट जाएगा। यही सोचकर आस लगा कर पढ़ा लिखा रहे थे। जब पढ़ लिख लिया उसके बाद वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, क्योंकि उसे जॉब नहीं करना था, उसे खुद का अपना बिजनेस खड़ा करना था। लेकिन अचानक तुम्हारी माँ से एक दिन उसकी मुलाकात हो गई और दोनों प्यार कर बैठे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हम भी इनकार नहीं किए कि चलो कोई बात नहीं है, बेटा बेटी को ज़िंदगी साथ में जीना है तो क्या हुआ, एक दूसरे को पसंद करते हैं तो। लड़की हमारी कास्ट के थी, तुम्हारे ममेरी की बेटी थी, मामा की बेटी की बेटी थी। हम भी कोई सोचे कि कोई बात नहीं है, दूर का रिश्ता है, कोई बात नहीं है, लड़की भी ठीक है, अच्छी है, हम लोग के पहचान की है। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों का शादी करवा दिए, बड़े ही धूमधाम से करवाए। उस समय भी हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। तुम्हारे पापा जो कमाते थे वो तो हमें ला कर देते थे, लेकिन किसी प्रकार से हम घर बनाकर खड़ा कर पाए थे उन पैसों से। और तुम्हारे दादाजी भी अच्छा खासा कम से कम खाने पीने भर कमा ले रहे थे, लेकिन उनका जॉब था, जॉब से रिटायरमेंट होने वाला था। इसलिए तुम्हारे पापा के शादी के बाद वो जॉब से रिटायरमेंट कर दिए कि अब घर में बहू आ गई है, बेटा भी कमाने ही लग गया है, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है नौकरी करने के लिए। और वैसे भी अब उम्र होते जा रही है, बेटे बहू का कब सुख मिलेगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि शादी के बाद बेटे बहू इस कदर से बदल जाएंगे। शुरुआत में तो तुम्हारी माँ हम दोनों का बहुत ध्यान रखा करती थी। सारे रिश्तेदारों में चर्चा हो गया कि बहू लाखों में एक लाई है, अपनी सास को पलकों पर बैठा कर रखती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ उसके बाद से वो तुम में ही लग गई और फिर हम दोनों को ध्यान ही नहीं दी। हम भी सोचे कि शायद माँ बनी है तो बच्चे में ध्यान दे रही है, इसलिए हम लोग के लिए फुर्सत नहीं मिल रहा है। लेकिन हम भी तो बच्चे पाले हैं, पोसे हैं और अपने सास ससुर का भी ध्यान दिए हैं। लेकिन तुम्हारी माँ तो गजब ही कर रही थी, अपने पति और तुम्हारे लिए टाइम रहता था, लेकिन हम लोग के लिए एक टाइम खाना भी ला कर नहीं देती थी, खुद हमें ही बनाकर उसे खिलाना पड़ता था। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो वह 2 टाइम बनाती तो एक टाइम तो हमें बनाना ही बनाना पड़ता था। मैं भी बना लिया करती थी कि चलो कोई बात नहीं है, आखिर मेरी घर में मेरी लक्ष्मी आई है, मेरी नतनी आई है, मेरी पोती आई है, इसलिए मैं ध्यान दिया करती थी। बेटा भी बहुत खुश था तुमको पाकर, तुम्हारा तो परिवार कंप्लीट हो गया था। हम ऐसी सास नहीं थे कि बेटी हो गई तो हम अपनी बहू को दूसरे अंदाज से देखने लगे। हम तो तुम्हारे जन्म पे भी उत्सव मना रहे थे, लेकिन यह क्या, जैसे ही तुम 4 से 5 महीने की हुई तुम्हारी माँ तो तुम में भी ध्यान नहीं देने लगी, बस अपनी घूमती फिरती तुम्हें मेरे पास छोड़ छोड़ के एक दिन पूरी रात भर तक घूमते रहती थी, पार्टियाँ करते रहती थी। मुझे तो बहुत अजब लगता था कि कोई भी माँ छोटी सी बच्ची को कैसे छोड़कर जा सकती है। अरे उसे तुम्हारी कदर ही नहीं थी, तुम दूध के लिए तड़पती थी, लेकिन मजबूरन में हमें गाय का दूध ही तुम्हें पिलाना पड़ता था, क्योंकि तुम्हारी माँ तो थी ही नहीं घर में, पिताजी के साथ हरदम घूमा करती थी और तुम्हारे बाप को भी नहीं समझ में आता था। बस उन दोनों को तो खाली घूमना फिरना ऐश आराम चाहिए और कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि हम हैं ही। वैसे ही तुम करते करते 2 साल की हो गई। जब 2 साल की हो गई तो फिर और भी ज़्यादा बदलाव आने लगे। घर से हमसे तो काम करवाते ही थे, तुम्हारे दादाजी को भी नहीं छोड़ा गया। शुरुआत में तो सिर्फ बगीचों में काम करने के लिए कहा गया कि बाबूजी घर में आप बैठे ही रहते हैं, अब तो जॉब करते नहीं हैं कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया कीजिए, बगीचे में चल जाया कीजिए। माली को भी छुट्टी दे दिया गया। माली की जगह पे तुम्हारे दादाजी को ही अब सारा बगीचा देखना पड़ रहा था, काम करना पड़ रहा था। बेचारे बुढ़ापे में भी सुबह में उठते तो बगीचा में ही लगे रहते थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं था, अपना ही तो घर था। लेकिन हद तो उस दिन हो गया जब तुम बड़ी होते रह जा रही थी और तुम्हारे माता पिता धीरे धीरे सारे काम हम दोनों पे टालते जा रहे थे। मेरी तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बुखार लग गया था मुझे, मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा था। और घर में तुम्हारी माँ की कुछ सहेलियाँ लोग भी आई हुई थी, वे किटी पार्टी करने वाली थी, बहुत सारा खाना भी बनाना था जो हमें ही बनाना था, लेकिन हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मुझे बहुत बुखार लगा था।
लेकिन तुम्हारी माँ आकर मुझे धक्के देकर गिरा दी और बोली, बूढ़ी हो गई है इस उम्र में और फिर भी कह रही है कि काम नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ है, बुखार लगा है तो काम कर लिया कीजिए और उसके बाद जाकर दवा ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमसे तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तुम्हारे दादाजी वहाँ पर देख लिए थे, उसके बाद हमें उठाए और फिर मेरे बदला खुद वे सारा काम किए। उन्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं था। बेचारे किसी प्रकार से तुम्हारी माँ के डांट फटकार से मुझे बचाने के मजबूरी में वे बना दिए। तुम्हारी माँ को लेकिन यह नहीं पता था कि ये सारा खाना दादाजी बनाए हैं। जब वे अपनी दोस्त लोग को सर्व करने के लिए गई तो उसके बाद किसी को भी खाना पसंद नहीं आया। वे आकर मुझे बहुत मारने लगी कि तुम मेरी इंसल्ट करवा दी, मेरी दोस्तों के सामने नाक कटवा दी, ऐसा खाना कौन बनाता है। तब उन्हें पता चला कि मेरी तो तबीयत खराब हुई है तो तुम्हारे दादाजी ही खाना बनाए हैं। फिर भी वो जरा सी भी नहीं सुन चुकी और तुम्हारे दादाजी को भी पीटने लगी। उस समय तो मैं रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हारे पिता भी उस समय आ ही गए थे और यह नज़ारा देखकर वह भी कुछ नहीं बोला, उल्टा बोला कि जब आता नहीं है तो चुपचाप एक कोने में बैठा कीजिए। उसके बाद से हम दोनों को एक रूम में बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही थी तो हमें तुम खेलने के लिए बुला लिया करती थी, तब फिर हमारा मन लग जाया करता था। अब वैसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। 3 टाइम में 2 टाइम खाना तुम्हारी माँ बनाती थी तो उसमें हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिल पाता था, इसलिए मजबूरी में एक टाइम हमें खाना बनाना पड़ता था। तुम जब खाती थी तो जो तुम हमको खिलाती थी बस उतना ही हम खा के रह रहे थे। लेकिन जब तुमको विदेश जाने का वक्त आया तो हमारे आंखों में आंसू आ गए कि फिर से अब दिन वही देखने पड़ेंगे, मार पीट और जलील होना पड़ेगा हमें। हम यही सोच सोच के रो रहे थे। तुम्हें विदेश जाने से हम इसलिए तुम्हें मना भी कर रहे थे, लेकिन तुम तो बच्ची थी, तुम्हें क्या समझ में आएगा कि तुम्हारे माता पिता यह गोल खिला रहे हैं। लेकिन तुम जिस दिन गई उस दिन ही हम लोग का हाथ पैर काँप रहा था और जो सोचे थे उससे भी बुरा हुआ। हम तो सोचे थे कि घर में ही हमें रख कर सारा काम करवाया जाएगा और मारा पीटा जाएगा, लेकिन यह तो उससे भी बदतर हुआ। उस दिन तो हम लोग खाना भी नहीं खाए, बस सूखा रोटी दाल खा लिए और उसके बाद फिर घर से दूसरे दिन बाहर ही निकाल दिया गया। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। हम दोनों कहाँ जाते, घर के बाहर ही कुछ टाइम बैठे रहे। लेकिन मोहल्ले के आते जाते लोग मुझे देखकर क्या कहते, घर का इज्जत घर में ही रहे, इसलिए हम दोनों उठकर यहाँ स्टेशन पे ही आ गए, क्योंकि हमको पता था कि तुम जब भी आएगी तो हवाई अड्डे के माध्यम से ही इधर से ही आएगी, इसलिए हम यहीं पर बैठे रहे। लेकिन अपना पेट पालने के लिए कुछ तो चाहिए था। मेरे पास तो ना पैसे थे ना गहने। जो गहने पहने थे तुम्हारी माँ वो भी उतरवा दी। पता नहीं कैसी औरत है, एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। एक बूढ़ अपने जब जिंदगी आएगा, बूढ़े हो गए तब कैसे वक्त गुजारेंगे। भगवान तो देखते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अपने माता पिता को कौन इस प्रकार से बाहर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है। पेट भला भूख मानती ही नहीं है, इसलिए मजबूरन में हम दोनों को भीख मांग कर ही गुजारा करना पड़ा, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था। मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं थे, ना कोई उधार दे सकता था। यह इज्जत क्या रहता अगर किसी से उधार भी मांगते तो सोचते कि अरे बेटा बहू कैसे है। तुम्हारी माता पिता का इज्जत बचाने के लिए हम यहीं पर अपना चेहरा छुपाए, यहीं तुम्हारा इंतजार भी कर रहे थे और भीख भी मांग रहे थे। पूजा सारी कहानी अपने दादा दादी के मुँह से सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गया। माता पिता के प्रति घृणा आने लगी, लेकिन वह फिर एक प्लान बनाई। अपने दादा दादी को अपने साथ लेकर गई और दूसरे घर में फ़ोन पर उन्हें रख दी और माता पिता को बताई भी नहीं। जब मम्मी पापा उन्हें देखे तो बहुत खुश हुए। उसके बाद पूजा सीधे अंदर गई और बोली, दादा दादी कहाँ हैं। दादा दादी को खोजने लगी तो उसके मम्मी कविता बोली, तुम्हारे दादा दादी तो तीर्थ यात्रा पे गए थे, पता नहीं अभी तक नहीं आए हैं। लग रहा है उनका एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जो तीर्थ स्थल से आ रहे थे, उसी में लग रहा है तुम्हारे दादा दादी का मौत हो गया है। वह अभी तक नहीं घर आए हैं।
पूजा बहुत रोने लगी कि ऐसे माता पिता कैसे हैं। अरे जिंदा जो आदमी है उसी को मरा हुआ बता रहे हैं। वह लेकिन अभी भांडा नहीं फोड़ना चाह रही थी। वह तो अपने मम्मी पापा को सबक सिखाने वाली थी। वह उसी घर में रहने लगी और अपने दादा दादी को भी स्टोर रूम में रखने लगी। स्टोर रूम को साफ सुथरा करवा कर पीछे से उनमें रखने लगी और आगे से स्टोर रूम में सामान था, कोई भी देख नहीं पाए। इसलिए दादा दादी अब बढ़िया से रह रहे थे। वे अच्छे से उन दोनों को पहले अच्छे अच्छे कपड़े पहनवाई, भोजन करवाई अपने मम्मी पापा से चुपके से, कि उन्हें पता नहीं चले। घर में नौकरों की कमी नहीं थी। अब जो पूजा की माँ कविता थी वह बहुत ही घर में नौकर चाकर रख ली थी सारे कामों के लिए, क्योंकि बेटा जो पैसा अच्छा कमाता था उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी एक बूंद भी माथे पर सिकन नहीं था अपने माता पिता का खोजने का। एक दिन पूजा बातों ही बातों में बोली, मम्मी पापा आप हमें पहले क्यों नहीं बताए? हमें तो पता ही नहीं था कि दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे कितना कुछ हमारे लिए किए हैं। वे अपने मम्मी पापा को हरदम एहसास दिलाने लगी, खासकर पिता को, कि पापा हमें पता है, हमें दादा दादी कहानी सुनाते थे कि जब आप बचपन में थे तो बहुत गरीब थे, उन्हें तो खाने के लिए भी ठीक नहीं था, फिर भी आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा काबिल बिजनेसमैन बना दिए। अपने भूखे रहते थे और आपको खाने के लिए देते थे। ये सारी कहानी और बहुत सारी बातें जब बताते थे तो पूजा के पिता रमेश के आंखों में भी आंसू आ जाता था। लेकिन कविता पूजा को शांत करवाने पे रहती थी। वह जानती थी कि अगर रमेश का गुस्सा अगर वह ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएगा तो अपने पिता माता को खोजने लगेगा और पूजा को सारी सच्चाई बतला देगा। इसलिए कविता उसे शांत करवाती थी। लेकिन कितने दिन तक करवाती, आखिर एक दिन रमेश के मुंह से निकल ही गया, पूजा बेटी तुम्हारे दादा दादी इसी दुनिया में है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। मुझे नहीं पता है, हम दोनों घर से बाहर निकाल दिए थे उन्हें। हमें बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है, हमें अपने माता पिता को नहीं निकालना चाहिए था। उस पर पूजा बोली, आप लोग तो गलती किए हैं, आप लोग को सज़ा भी मिलनी चाहिए। इसलिए अभी के अभी ये मेरे घर है, इस घर से आप बाहर निकल जाइए। यह बात सुनकर कविता चकित रह गई। तुम मुझे कैसे घर से निकाल सकती हो? अरे तुम मेरी बेटी हो, मेरे टुकड़ों पर पल रही है, यह घर सबसे पहले मेरा है, तब तुम्हारा है, मैं कैसे इस घर से निकलूं? कविता बोली, वैसे भी अपने दादा दादी के लिए तुम अपने माता पिता को निकाल रही हो घर से। रमेश बोला, ठीक तो कह रही है, जो घर माता पिता के था उसी घर में तो हम रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये घर मम्मी पापा का था, लेकिन हम तो उन्हें निकाले ना, उस प्रकार से पूजा भी हमें निकाल रही है। रमेश तो उसी समय निकल गया, लेकिन कविता निकलने वाली नहीं थी। रमेश बोला, बेटी जब तक हम तुम्हारे दादा दादी को ढूंढेंगे नहीं तब तक हम इस घर में कदम नहीं रखेंगे, हम भी उसी प्रकार से जिंदगी गुजारेंगे। रमेश भी 1 रुपया भी घर से नहीं लिया और चुपचाप ऐसे ही निकल गया। लेकिन कविता नहीं निकली। कविता को सबक तो सिखाना अब जरूरी था। थोड़ी देर के बाद ही रमेश के जाने के बाद पुलिस आया और कविता से बोला, यह प्रॉपर्टी अब पूजा के नाम पर है, इसलिए आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो दादा दादी थे पूजा के वो सारे ज़मीन जायदाद अब पूजा के नाम पर कर दिए थे, सारा का सारा। अब तो कविता को घर से बाहर निकलना ही पड़ा। वह भी अब रमेश के साथ ही जाकर बूढ़े बुढ़िया को घूमने खोजने लगी। कविता को अब अफसोस हो रहा था अपनी करनी पर कि जिस प्रकार से हम सास ससुर को घर से बाहर निकाले थे उसी प्रकार से आज मेरी बेटी भी हमें घर से बाहर निकाल दी। लेकिन ये ज़मीन अपने नाम कैसे करवाई? उसे तो जरूर मिले होंगे बूढ़ा बुढ़िया, तभी तो ये करवाई। ये सब पता लगाने लगी क्योंकि उसका बहुत दिमाग चलता था कविता का। पता लगाने पर पता चला कि हाँ, वो एक बूढ़ा बुढ़िया को अपने घर पर ले गई है। वे फिर से कविता और रमेश फिर से पूजा के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगे। लेकिन सामने देख रहे हैं कि वे बूढ़ा बुढ़िया बहुत मज़े से चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। रमेश और कविता उनके पास गए, उनके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगे, लेकिन वे दोनों माफ़ करने वालों में से नहीं थे। रमेश को तो अपनी गलती का एहसास हो गया था, वे सब अपनी पत्नी के बहकावे में किया था, इसलिए फिर लास्ट में रमेश को तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन कविता को नहीं माफ़ किया जाता है, क्योंकि सब उसी के चलते तो हुआ था। और लास्ट में जब पूजा भी घर से बाहर निकाल रही थी फिर भी उसे गलती का एहसास नहीं हो रहा था। जब पूजा के नाम पर सारा ज़मीन जायदाद हुआ तभी वे घर से बाहर गई। इसलिए कविता
कविता को रमेश डिवोर्स दे देता है कि सब तुम्हारे करने से। अरे तुम अपने माता पिता से जितना प्यार करती हो मैं भी तो करता था, लेकिन तुम नफरत का बीज ये 25 सालों में इतना बो दी कि हम इतना अपने मम्मी पापा से ही नफरत करने लगे। अरे जो हमें पाल पोस कर बड़ा किए, इतना बड़ा काबिल बनाए, उससे ही तुम हमें नफरत करना सिखा दी। कोई भी बहू आती है घर में तो अपने सास ससुर का बहुत सेवा करती है कि वो भगवान के समान होते हैं। उनकी सेवा करने से ईश्वर भी खुश हो जाता है, और तुम हो कि घर तोड़ने में पड़ी हो। अरे जिसके 4-4 5-5 बेटे हैं वे भी अपने सास ससुर को इस प्रकार से भीख मांगने पर मजबूर नहीं करते हैं। हम तो इकलौते वारिस थे। तुमने कभी सोचा कि हमारे माता पिता कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ना उनका कोई और संतान था, ना बेटा थे ना बेटी, सिर्फ हम ही तो थे इस दुनिया में। तुम उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दी। बेचारे 5 साल भीख मांग कर ये अपना गुजारा किए हैं, तो ये कैसे तुम्हें माफ़ कर सकते हैं? अरे मैं भी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी तो अपने माता पिता को बहुत तड़पाया हूँ, उनका दुख दर्द नहीं समझा हूँ। रमेश भी कविता को डिवोर्स देकर वह भी घर से बाहर चला जाता है और कहता है कि जब तक मेरा प्रायश्चित नहीं होगा मैं 5 सालों तक इस घर में नहीं आऊँगा। मैं भी उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा मजदूरी करके। वह बाहर चला जाता है और मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगता है। 5 सालों तक गुजारा करता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इधर पूजा अपने दादा दादी को बहुत अच्छे से रख रही थी, नौकरों द्वारा सेवा करवा रही थी, डॉक्टर क्लिनिक खोल दी थी घर पर ही। जब अब उसे विश्वास हो गया था कि पिताजी तो सचमुच मेरे सुधर गए हैं, इसलिए 5 साल से पहले ही अपने दादा दादी को वहाँ पर भेजकर उसे बुला ली और फिर से जिंदगी बहुत अच्छे से काटने लगी। अब कविता तो अपने मायके में रह रही थी, लेकिन वहाँ पर भी उसके माता पिता के साथ भी वही सलूक हो रहा था। यह सब देखकर उसके आंखों में अब आंसू आ गया। अब उसे एहसास हो रहा था कि कैसा महसूस होता है। अरे जब अपने माता पिता पर गुजरता है तो चीखें निकल जाती है, तो रमेश को क्यों नहीं निकलेगा? अब उसे अपनी सास ससुर की गलती किए हुए पे पछतावा हो रहा था। वहाँ पर तो कविता को भाई भाभी भी घर में नहीं रखे, उसे भी धक्के देकर बाहर निकाल दिए थे। वह भी फिर से पूजा के पास ही आ गई थी, अपने सास ससुर के चौखट पर ही आ गई थी। पूजा भी समझ गई थी कि क्या क्या हुआ है। कविता गिड़ा कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी अपने सास ससुर से, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे पता चल रहा है कि मैं अब कितनी बड़ी गलती की है। यही सज़ा भगवान मुझे दे दिए है। मेरे मम्मी पापा को भी घर से मेरे भैया भाभी बेदखल कर दिए हैं। वे तो अब जाकर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो पूजा जैसी नतनी पोती नहीं है कि उनका ध्यान रखे। अरे उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे हैं। अपने दादा दादी को धक्के देकर वह भी घर से बाहर निकाल दिए, इसलिए मजबूरन में उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ा और मुझे भी भाई भाभी नहीं रख रहे हैं। बहुत गिड़गिड़ाने रोने के बाद उसे एक कमरा दे दिया गया रहने के लिए, क्योंकि अभी भी उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन सचमुच कविता पूरा बदल चुकी थी, अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रख रही थी और अब कोई भी रोब नहीं जमाती थी कि यह मेरा है। किटी या पकीटी पार्टी नहीं करती थी, ना उतना घूमने जाती थी। अब सास ससुर का बहुत ध्यान रखने लगी थी। जब सास ससुर पूजा और रमेश सब देखे कि हाँ कविता भी अब बदल गई है, तो उसे भी सब अपना लिए, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसी लगी? अपना घर ही होता है। माता पिता के घर पर कभी भी उछलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सलूक आप अपने सास ससुर के साथ कर रहे हैं हो सकता है कल के दिन आपके माता पिता या आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अपना परिवार को खुशी रखिए। आप जब अपने बड़ों को खुश रखिएगा तो आप जिंदगी भर आप भी खुश रखिएगा। तो दोस्तों यह अगर स्टोरी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इससे और लोगों को शिक्षा मिले। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको बॉयज स्टोरी ऐसा अच्छा लगता है कि राइटिंग स्टोरी अच्छा लगता है। धन्यवाद।